सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जो आपका सामाजिक अध्ययन विषय है यानी कि जो आपका 5वां पेपर है, इसमें जो पहला लेसन है वो है भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों, इसी अध्याय के हम सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझते हुए चलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आपके सामाजिक विषय को कंप्लीट करा दिया है। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सबको पढ़ा दिया है और सबको हमने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है। आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सभी विषयों को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज को। बहुविकल्पी क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, मौर्य इतिहास के स्रोत हैं मुद्रा राक्षस, इंडिका, अशोक के अभिलेख या फिर ये सभी। दोस्तों, जो मुद्रा राक्षस है ये विशाख दत्त की रचना है। इसके अलावा जो इंडिका है ये मेगस्थनीज की रचना है और इन सभी रचनाओं में कहीं ना कहीं मौर्य काल के इतिहास के बारे में, उस समय के सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति के बारे में, उस समय के लोगों की वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया। इसके अलावा जो अशोक के अभिलेख हैं ये मुख्य रूप से मौर्य काल के इतिहास के विषय में ही बताते हैं कि उस समय क्या स्थिति थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मेगस्थनीज कौन था? राजदूत, सामंत, राज दरबारी या फिर कोई नहीं। दोस्तों, जो मेगस्थनीज था वो एक राजदूत बनकर आया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक के कितने शिलालेख हैं? ऑप्शन है 10, 15, 14 या फिर 20। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, गुप्त कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है दशावतार मंदिर, मगर, दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों गुप्त काल में बना हुआ मंदिर है दशावतार मंदिर, इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल, मौर्य काल, वर्धन काल या फिर ये सभी। दोस्तों भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। अगर आपने जो मैंने नोट्स बनवाए हैं, अगर आपने पढ़ा है, सभी क्लासेस को अटेंड किया, तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आप सभी आंसर बिल्कुल सही करते हुए जा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जब मैं क्लास ले रही थी आप लोग का तो मैंने बहुत बार रिपीट किया था कि भारत का जो स्वर्ण युग है वो कहा जाता है गुप्त काल को। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं। अभी मैंने ऊपर ही बताया है आप लोगों को कि जो मुद्रा राक्षस है इसके रचनाकार कौन है? विशाख दत्त हैं। और चाणक्य किसके रचनाकार हैं? चाणक्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। इसके अलावा कल्हड़ यहाँ पर दिया हुआ राजतरंगिणी के रचनाकार हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस पर आधारित थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। क्योंकि इसमें क्या होते थे, उस समय राजा होते थे और प्रजा होती थी, तो इस तरीके से जहां पर भी राजा और प्रजा वाला सिस्टम था उसी को हम बोलते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आप सोचिए पहले, इसमें देखिए बिंदुसार दिया हुआ है, अशोक दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है, ये सभी दिया हुआ, तो ये सभी तो आंसर सही होगा नहीं। ठीक है, और जो अशोक था वो बिंदुसार का पुत्र था, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी या मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 11 है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था लगभग 340 ईसा पूर्व में, लगभग 345 ईसा पूर्व में, लगभग 347 ईसा पूर्व में या फिर लगभग 349 ईसा पूर्व में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 345 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 12 है मौर्य शासन में सेना का प्रबंध करने वाले मंडल में सदस्य होते थे 20, 30, 10 या फिर 40। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 30। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है अमित्र घात के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर दशरथ। इसका आप सभी लोगों को आंसर पता होगा अगर आपने क्लास लिया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही शांति प्रिय राजा था और इनके समय में कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं देखा गया। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है मौर्य प्रशासन में भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी कहलाते थे अमात्य, मंत्री, अग्रम या फिर सेनापति। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अग्रम। क्वेश्चन नंबर 15 है गुप्त वंश का संस्थापक था। ये आंसर आप लोगों को अच्छे से याद होगा जिसने भी गुप्त वंश पढ़ा है। दोस्तों जो मैंने पढ़ाया है यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या फिर रामगुप्त। दोस्तों मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया था किसी भी काम को करना होता है तो करने से पहले हम क्या करते हैं, भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। यानी कि किसी भी कार्य का क्या करते हैं, हम श्री गणेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, श्री गुप्त। यानी कि इसके नाम के आगे श्री लगा हुआ है तो इस तरीके से आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से मैंने वहां पर भी समझा के आप लोगों को बताया था। आप लोग जिसने भी क्लास अटेंड किया होगा उन्हें अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष, नागार्जुन, कालिदास या फिर चरक। दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 17 है गुप्त युग का महान वैद्य था बाणभट्ट, भट्टी, धनवंतरी या फिर चरक। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी धनवंतरी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है शून्य के आविष्कारक थे आर्यभट्ट, भास्कर, सीवी रमन या फिर वराहमिहिर। इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है कि शून्य का आविष्कार हमारे देश भारत में ही हुआ था और इसके आविष्कारक थे आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है हर्ष थानेश्वर का राजा बना 605 ईस्वी में, 604 ईस्वी में, 606 ईस्वी में या फिर 607 ईस्वी में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर का राजा बना। क्वेश्चन नंबर 20 है महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था कन्नौज में, थानेश्वर में, प्रयाग में या फिर पाटलिपुत्र में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रयाग में। ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान का वायसराय था तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र या फिर तोसाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उज्जैन। और ये देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2016 में। क्वेश्चन नंबर 22 है किस सम्राट के शासन काल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त। यानी कि कुमारगुप्त के शासनकाल में हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किया था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है सबसे पहले भारत आया ह्वेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता या फिर मेगस्थनीज। दोस्तों सबसे पहले भारत में आया था मेगस्थनीज। दोस्तों जो मेगस्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये यूनान का एक राजदूत था। ठीक है क्वेश्चन नंबर 24 है हर्ष चरित्र के रचयिता थे हर्ष, बाणभट्ट, भवभूति या फिर मातंग। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था अशोक, कुणाल, बृहद्रथ या फिर पुष्यमित्र। दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 26 है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में या फिर 305 ईसा पूर्व में। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 305 ईसा
पूर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है 319 ईस्वी, 375 ईस्वी, 380 ईस्वी या फिर 335 ईस्वी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 319 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 28 है, दशावतार मंदिर है भूमरा में, देवगढ़ में, खजुराहो में या फिर भीतर गांव में। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी देवगढ़ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, अजंता में गुफाओं की संख्या है 42, 29, 25 या फिर 30। दोस्तों अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। दोस्तों अजंता में गुफाओं की जो संख्या है वो 29 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका आंसर भी क्या है 29 ही है, तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर आयरलैंड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सम्राट अशोक के पिता थे। ये आप सभी लोग को पता होगा, भी आगे मैंने आपको बताया भी था जो क्वेश्चन आए थे उसमें। बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कौटिल्य। दोस्तों सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बाघ की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे। इसका भी आंसर आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि जो मुद्रा राक्षस है इसके रचनाकार कौन है? विशाख दत्त हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्त काल की भाषा थी पाली, हिंदी, प्राकृत या फिर संस्कृत। दोस्तों इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हैं। प्राकृत और संस्कृत दोनों ही भाषाएं गुप्त काल में बोली जाती थी, इसीलिए यहाँ पर कोई एक आंसर बताना आप सही नहीं होगा। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा कि गुप्त काल की जो भाषा थी वो प्राकृत और संस्कृत दोनों भाषाएं थी। ठीक है, तो मेरी जानकारी जितनी है दोनों भाषाएं सही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन सही बताए हैं। मैं किसी एक को अगर मैं प्राकृत बताऊंगी तो भी गलत हो जाएगा, संस्कृत बताऊंगी अलग से तो भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाएं बोली जाती थी उस समय में, तो इसीलिए यहाँ पर आप दोनों को रखिए ऑप्शन में। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी एक को बताना गलती होगी। यहाँ पर आप इतना याद रखिए कि गुप्त काल की जो भाषा थी वो प्राकृत और संस्कृत दोनों थी। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आपके टोटल 34 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी के आंसर अच्छे से समझ में आए होंगे और सभी लोगों ने अच्छे से जितने भी क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में, दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से आपको जहाँ कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बना होगा बगल में, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर घंटी का निशान आपने नहीं दबाया है तो आपको समय से नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएंगी हमारे वीडियोस की। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे और लगातार ऐसे ही हमारा भी मार्गदर्शन आप लोग करते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग जितना कमेंट करते हो, जितना लाइक करते हो वीडियोस को, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए और अच्छा करें और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहें। तो आप लोग प्लीज दोस्तों कमेंट और लाइक करने में कोई भी कमी मत छोड़िए और अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो को जाना चाहिए वहां पर जरूर शेयर कर दिया करिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सभी विषयों के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमने कोशिश की है कि आपको सभी विषयों को हम यहाँ पर अच्छे से कवर करते हुए चले और अच्छे से समझाते हुए चले। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना अपने परिवार का ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।